ले जनाब, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको नेस्टेड इफ के बारे में बताया जाएगा। सूडो कोड में नेस्टेड इफ क्या होती है। कल आपने लर्न किया इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट्स अ ट्रू पार्ट, अदर केस क्या है, एल्स पार्ट। तो इफ जो कि सिंपल इफ होती है उसमें इफ कंडीशन के साथ उसको आप कनेक्ट करते हो, और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसका ट्रू पार्ट और हेलो उधर बैठो, इधर बैठो। ले जी, कल हम लोगों ने ये सेगमेंट स्टडी कर लिया था। इसमें जस्ट आपको ये बताया गया था कि अगर आपने मोर देन वन कंडीशंस को कनेक्ट करना है, कैसे करना है। हाइट के ऊपर चेक है ग्रेटर देन 1, और वेट के ऊपर चेक है ग्रेटर देन 20 हो, वेट 20 से बड़ा हो, या और हाइट इज ग्रेटर देन 1। दोनों केसेस में अगर एक भी केस ट्रू होता है क्योंकि दरमियान में और है, देन इट विल रिटर्न। और इस सेगमेंट से आपको ट्रू आना जरूरी है। इन दोनों कंडीशन में से एक का ट्रू होना जरूरी है, और एंड के बाद वाला जो पार्ट है इसका ट्रू होना हर सूरत में जरूरी है। दिस इज द रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस एक्शन। इसको एक्शन को यू कैन राइट अगर आपने करना है। इसमें चेक ये लगाया है कि कुछ हमने कंडीशन लगाई है किस चीज के ऊपर कि राइड करना है जी। उन लोगों ने राइड करना है जिसकी हाइट ग्रेटर देन 1 है और जिनका हॉर्स राइडिंग हो रही है जी। हॉर्स राइडिंग की कंडीशन क्या लगाई, जिसकी हाइट 1 मीटर से ज्यादा है या उसका वेट 20 केजी से अबव है, एंड द पर्सन एज मस्ट बी फॉल बिटवीन 5 and 70। ये सिचुएशन है। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका कैसे है कि स्टूडेंट्स आपको एक सिचुएशन दी गई। ये सिचुएशन ये है कि हाइट जो है वो 1 मीटर से ज्यादा है, 20 केजी से अगर आपका वेट ज्यादा है, दोनों में से अगर एक भी बात सही है, ट्रू है, यू कैन राइट। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि राइट करने की कंडीशन एक और भी है, योर एज मस्ट बी बिटवीन 5 and 70। इसको लिखोगे कैसे सूडो कोड में, ये तरीका है। क्या बोला, रिपीट कीजिएगा सोएब, कि जिसकी हाइट, इसको अंडरस्टैंड इस तरह किया करो। जस्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना इफ के अंदर, इसको अंडरस्टैंड इस तरह किया करो। क्या लिखा हुआ है, ये वो सिचुएशन है, राइट करने के लिए आपको अलाउ किया जा रहा है मिसेस सोएब आपको, अगर आपकी हाइट ग्रेटर देन 1 है और ये वेट 20 और मतलब दोनों में से एक, दोनों में से अगर एक ट्रू है एंड एज 70 से कम होनी चाहिए तभी, एंड 5 से ज्यादा। एंड का मतलब क्या है कि आपकी एज मस्ट बी बिटवीन 5 and 7। सर का एंड एज इज लेस देन 70 और एज देन 5, तो और एज स्मॉलर देन 5। ये क्या बात कर, नहीं वैसे मैं वैसे वो मुझे पता है मर्दी, तो क्वेश्चन क्यों पूछा, ऐसे तो ना पूछो क्वेश्चन। वो खुद भी कंफ्यूज होते हो, जो बैठे हैं उनको भी कंफ्यूज करते हो। मैंने ये सिर्फ कहा है कि आपको ये यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है और टिकट सेल हो रही है और आपसे पूछा जा रहा है क्या आपकी हाइट ग्रेटर देन 1 है या आपका वेट 20 से अबव है, ठीक है आप इधर खड़े हो गए। लेकिन अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपकी एज 5 and 70 के दरमियान में है, यस करो कि आपको अलाउ कर रहा है हॉर्स राइडिंग इज। हाँ सिचुएशन दे देगा कि तरह इसकी कंडीशन लिख के दिखाओ, इसका सूडो कोड लिख के दिखाओ। तो आपने पहले तो उसकी एग्जैक्टली सेंटेंस को समझना है वो क्या कह रहा है। आपको बाय वर्डिंग में वो कैसे लिख के देगा एग्जामिनर कि योर हाइट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 और इसके वर्डिंग पे गौर करना, और योर वेट इज ग्रेटर देन 20, देन यू आर एलिजिबल फॉर हॉर्स राइडिंग, as well as the second condition is that your age must be between 5 and 70। अब इसका सूडो कोड लिख दो। अब आप बताओगे सूडो कोड कैसे लिखेंगे, आपने सूडो कोड में वो कंडीशन कैसे इंट्रोड्यूस करवानी, ऐसे इफ डबल ब्रैकेट नजर आ रही है, एक ब्रैकेट हाइट को कवर कर रही है और के साथ दूसरी ब्रैकेट जो है वेट को कवर कर रही है, लेकिन एज ए होल इनके राउंड भी ब्रैकेट है। मतलब ये इनके दरमियान में क्या है, और इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी देन इट्स ओके, एक होना जरूरी है। एंड दो और कंडीशंस हैं लेकिन उसको एंड के साथ ज्वाइन किया गया, इसका मतलब योर एज मस्ट बी बिटवीन, योर एज मस्ट बी लेस देन 70, एज वेल योर एज मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट जरूरी, देन यू कैन राइट एज ये। और ये ऑपरेटर जो यूज होते हैं, अगर आपसे पूछे कोई सूडो कोड में स्टूडेंट्स आप बताएं वो ऑपरेटर जो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। आपको सर कंपैरिजन के लिए मुझे जो सर ने बताया था कंपैरिजन के लिए लेस देन यूज होता है,
ग्रेटर देन यूज होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। इसके अलावा अगर आपने दो से ज्यादा कंडीशन को आपस में ज्वाइन करवाना है, और एंड और नॉट भी होता है, और एंड और तीसरा नॉट भी होता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं नॉट अगर इधर लिख दूं, मुझे कौन सा आप में से स्टूडेंट बताएगा कि ये क्या हमें रिस्पॉन्स करेगा, ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट? यहां पे मैं नॉट को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, यहां लिख देता हूं नॉट हाइट ग्रेटर देन 1। ये बीच में मैंने वर्ड एक ऐड कर दिया हाइट से पहले, नॉट हाइट ग्रेटर देन 1 है। हाइट बड़ी नहीं होनी चाहिए, 10 लिख देता हूं, चले। हाइट बड़ी नहीं होनी चाहिए, हाइट इज ग्रेटर देन 10, नॉट होनी चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। आउटपुट में आ जाएगा टू लार्ज, टू ओल्ड। नहीं ना, चले मेरी बात ये इसी तरह रहने दो जैसे लिखा हुआ है। मैं आपको एक कंडीशन यहां बता रहा हूं, हाइट है इस बंदे की 9, वेट है इस बंदे का 22, और एज है इस बंदे की 60। क्या ये एलिजिबल है फॉर दिस? गुड। और अगर मैं यहाँ पे हाइट में इसको कर देता हूं ये, अब ये एलिजिबल है, क्यों? ये तो हो रही है ना ट्रू, अगर वो नहीं भी हुई ये तो हो रही है ट्रू, दोनों में से एक भी अगर ट्रू होगी तो हाँ जी, हाँ जी। और अगर मैं इसको कर दूं ये, हाइट इज नॉट ग्रेटर देन 10, ये तो ग्रेटर देन हो गई। क्या लिखा हुआ है? नॉट हाइट ग्रेटर देन 10, मैंने कितनी दी? ये तो गलत हो गई कंडीशन। वेट मस्ट बी ग्रेटर देन 20, मैंने 20 दे दिया, ये भी गलत हो गई। दोनों अगर गलत हो गई तो ये पार्ट आपको फॉल्स देगा। एक दोनों में से एक का ट्रू होना जरूरी था ना। 20 क्या बड़ा होता है 20 से? 20 से बड़ा थोड़ी होता है। मैंने हाइट कह दिया 20 है, रॉन्ग। नॉट हाइट इज ग्रेटर देन 10, रॉन्ग। दोनों रॉन्ग हो जाए तो फॉल्स, और फॉल्स के साथ इधर जो कनेक्ट हो रहा है वो एंड है। आपको पता है एंड में इधर पार्ट और इधर पार्ट दोनों का ट्रू होना जरूरी है। इधर वाले पार्ट ने फॉल्स रिटर्न कर दिया, आगे जो मर्जी एज हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फॉल्स। बात पिक की है सबने? ये वो ऑपरेटर्स हैं जिनको कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, और ये आपको कंडीशन एक से ज्यादा अगर लिखनी हो एंड और नॉट वहां यूज किया जाता है। यहां तक अगर हो गया है तो आप आ जाते हो यहाँ पे। अच्छा, एज, वेट कितना है? हाँ 20 है, मैंने 20 मैंने, लेकिन कंडीशन क्या है? 20 से ग्रेटर देन होना चाहिए। 20 से ग्रेटर देन थोड़ी होता है। 21 कर दूं फिर ठीक है, 21 इज ग्रेटर देन 20, 20 इज नॉट ग्रेटर देन 20, फॉल्स। बात पे की? अच्छा, अब आपने इफ लगानी तो सीख रही। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, एक नेस्टेड इफ भी होती है स्टूडेंट्स। नेस्टेड इफ क्या करती है? एक इफ के अंदर अगर दूसरी इफ लगी हो, इसे नेस्ट बोलते हैं, नेस्ट, नेस्टेड इफ के इनसाइड इफ। अब ये क्या करेगी? मुझे आपको पहले इस सिचुएशन समझा देता हूं। मैं आपको ये कहता हूं परसेंटेज के मार्क्स हैं, परसेंटेज मार्क्स। क्या मैं ये कहता हूं परसेंटेज मार्क्स लेस देन 0 नहीं होने चाहिए, और परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन 100 भी नहीं होने चाहिए? इसको लिखेंगे कैसे? इसको क्या हो गया? मुझे भी नींद आएगी, इतनी बड़ी जमाई। अब आपकी एक ही बात होगी, मैं रात को सोया नहीं। पेपर दिए, पेपर ओ यार, पेपर अजाब बन गया मेरे लिए, रोजाना यही पेपर, रोजाना पेपर। ओ हो रहे हैं यार, मैं क्या करूं? छोड़ो, पेपरों का रोना अपने लिए रोया करो, मेरे लिए ना रोया करो। पेपर हो रहे हैं तो मैं क्या करूं? मेरा क्या वास्ता पेपरों से भाई? हमारे तो पेपरों वाली एज गुजर गई। अब आपको, मुझे खुशी होती है पेपर होते हैं आपके, आपको अच्छी ठीक ठाक आपको पॉलिश किया जा रहा है, जिसमें मुझे रगड़ा लग रहा है, रगड़ा लग रहा है आपको, क्योंकि आप लोगों को जितना ज्यादा पेपर आपको लेंगे, जितनी ज्यादा अच्छा टेस्ट लेंगे, कोई तो ले रहा है टेस्ट। यहाँ तो आप टेस्ट ही नहीं देते, नखरे। उधर सारे टेस्ट दिए हैं, मैं यहाँ पे एक टेस्ट डेट अनाउंस करता हूँ, सर आज मेरा ये हो गया, आज मेरा वो हो गया है। किस दिन? वो देखो, अच्छा इधर से अभी वो फरमाइशी प्रोग्राम आता है, साथ ही उधर से एक बोली आ जाती है कि सर वो ऐसे ना करो भाई,
आपका नुकसान हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं हारून, और मुझे टेस्ट बनाने में भी दिक्कत, चेक करने के लिए भी वक्त चाहिए, आप मेरे लिए आसानी कर रहे हो। मेरे पास तो नहीं है। तो नींद आ रही है, थोड़ा छट्टे बट्टे मार के आया करो, नहा के आ जाया करो, जरा फ्रेश होके आ जाया करो। रात को जरा पढ़ा भी करा। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे भी आके थोड़ा अलर्ट तो रहा करो। पेपर अच्छा नहीं है। गुड। अच्छा जी जनाब, तो क्या सिचुएशन क्या है कि परसेंटेज मार्क्स अगर लेस देन 0 हो इनवैलिड है, ग्रेटर देन 100 भी इनवैलिड है, परसेंटेज मार्क्स मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 100। भाई आपको ये कभी सुना है कि मेरे परसेंटेज मार्क्स -5 है या परसेंटेज मेरी आई है 101? हो नहीं सकता। ठीक है, आपको है पता नहीं आपको कैसे होता है, आउट ऑफ 100% की बात करो। ठीक है, अच्छा ये देखो आउटपुट, प्लीज एंटर ए मार्क, इनपुट परसेंटेज मार्क, इफ परसेंटेज मार्क इज लेस देन 0 और परसेंटेज मार्क इज ग्रेटर देन 100 देन नंबर इज इनवैलिड। भाई है ही गलत, दोनों में से एक भी हो गया, दोनों सूरतों में क्या है, रॉन्ग, इनवैलिड। एल्स चेक करो जो परसेंटेज मार्क्स, सोहेब और मिस्टर सोहेब, जो परसेंटेज मार्क्स यहां पे दिए गए, मिसाल के तौर में 51 एंटर किया, क्या 51 इज लेस देन 0? नो। क्या 51 इज ग्रेटर देन 100? नो। दोनों सूरतों में वो ये नहीं देगा, तो क्या देगा, एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में अगले लेवल पे उसे चेक किया जा रहा है कि 51 जो दिया है इसके बारे में अपने ओपिनियन तो दो। उसने कहा क्या ये परसेंटेज मार्क्स इज ग्रेटर देन 49? देन क्या प्रिंट होगा, पास। अगर मैं यहां पे 47 दे दूं, अगर मैं 47 दूं, 2 मिनट के लिए जरा सोचो, 47 अगर मैंने इनपुट किया, 47 इज लेस देन 0? नो। 47 इज ग्रेटर देन 100? नो। तो ये ट्रू पार्ट में कभी नहीं जाएगा, ट्रू पार्ट में सिर्फ उस सूरत में जाएगा अगर 0 से लेस होगा या 100 से बड़ा होगा। इसने वहीं पे रोक दिया जनाब। अगर बाय मिस्टेक ऑपरेटर ने लिखना 48 था, गलती से माइनस टाइप हो गया, -48 इज इनवैलिड मार्क। लिखना उसने 10 था, लिख -10 दिया, -10 इज लेस देन 0, कंडीशन इज ओके, फिर दोबारा मैसेज होएगा इनवैलिड। दोनों केसेस में इनवैलिड आएगा। बड़ा नंबर दे देते हो 100 से तब भी इनवैलिड, 0 से कम दे देते हो तब भी इनवैलिड। सिर्फ एक केस में वो आगे जाएगा फॉल्स पार्ट में, इन दोनों के बिटवीन होगा। और देखो कितना खूबसूरती से उसने सूडो कोड के थ्रू कंट्रोल किया। इस सूडो कोड लिखने का मकसद क्या है, अगर आप गौर करो चंद लाइंस पे अभी तक जो मैंने पढ़ाई है, मकसद ये है आपको इनवैलिड एंट्री से मना किया जा रहा है। वो चाहे उसने पहले ही लगा दिया कि नंबर आपका 0 से कम टाइप करोगे इनवैलिड, 100 से बड़ा करोगे इनवैलिड। अगर तो आपने इन बिटवीन लिखा तो इसने ट्रू पार्ट में नहीं जाना, इसने जाना है उसके साथ कनेक्टिंग फॉल्स पार्ट में। फॉल्स पार्ट में मजे की बात है, उसने बड़ी होशियारी से काम किया, आगे इफ लगा दी। इसमें फर्दर चेक किया गया वो नंबर जो ध्यान दिया गया, फॉर एग्जाम्पल 47, क्या 47 इज ग्रेटर देन 49? नो। इसका भी एल्स पार्ट है। फिर कितनी खूबसूरती से इसने पूरे सूडो कोड में एक चीज कंट्रोल किया है। क्या कंट्रोल किया है, इनवैलिड मार्क्स को भी कंट्रोल किया है। दूसरा, पास कब हो, अगर वो ग्रेटर देन 49 होता है। फेल कब होता है, अगर वो ग्रेटर देन 49 नहीं होगा तो। क्या 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 कौन सा तरीका, वो केस वाला, केस वाले को 2 मिनट के लिए छोड़ दो। अब आज आप जो टॉपिक सीख रहे हो नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ का मतलब है पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या अगली इफ में कब जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो। अगर वो ट्रू होती है उसने ऊपर ही रिजेक्ट कर दिया, इनवैलिड। एल्स पार्ट में अगली इफ लगा दी, वो इफ कब एग्जीक्यूट होगी मुझे बता सकते हो, ये इफ कब चलेगी, जब वैल्यू दी जाएगी बिटवीन, हाँ जी, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स आता है। कंडीशन जब फॉल्स कब हुई, जब मैंने 51 दिया, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स है, फॉल्स। फॉल्स पार्ट में आपने क्या किया, एल्स। एल्स में क्या किया, नेस्टेड इफ, इफ लगा दी। इफ में आगे कंट्रोल क्या किया गया, अगर 51 दिया देन व्हाट टू डू, और 51 से कम हो देन क्या हो। फिर ये पूरे सूडो कोड का मकसद एक ही है,
पास फेल करना, और दूसरा आपको इनवैलिड एंट्री करने से रोकना। पहले लेवल पे क्या चेक लगा दिया कि मार्क्स 0 से कम ना हो और 100 से ज्यादा ना हो, एक तो चीज होगी क्लियर। जब वो अगर आप उस स्टेज से निकल आओगे, मतलब फॉल्स पार्ट में चले जाओगे, फॉल्स पार्ट में से बड़ी खूबसूरती से अगली इफ लगा दी, जिसमें आपकी सिचुएशन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से पास या फेल की तरफ ब्रांच किया जा रहा है। क्या ख्याल है? अच्छा है ना सुडो, जिसके थ्रू आपके इनवैलिड मार्क्स को भी कंट्रोल किया जा रहा है। फिर जो नंबर दिए गए अगर उनके दरमियान में, तो क्या करना है? उनके दरमियान में तो दो ऑप्शंस हैं, या वो ग्रेटर देन होगा 49, अदर केस क्या है? फेल। ग्रेटर देन 49 है तो बंदा क्या है, वो पास, और अदरवाइज फेल। आपने 4 टेस्ट दिए, मिसाल के तौर पे 4 टेस्ट दिए, परसेंटेज आपकी आउट ऑफ 4 49 आ गई या 51 आ गई, 59 आ गई तो आप वो पास हो, अगर आपको 49 आ गई आउट ऑफ फेल। बस ये सिचुएशन आपको बताई गई है कैसे सुडो कोड में लिखनी है आपने। और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, साइड पे लिखा हुआ है, A rejected percentage must be either less than 0 or greater than 0. और आगे, this is nested if statement shown clearly by the use of second level of indentation. The percentage mark is only tested if it is in the correct range. परसेंटेज मार्क को कब चेक किया जाएगा? अगर वो करेक्ट रेंज में होगा। मतलब क्या? 1 और 100 के दरमियान में होगा। 100 से बड़ा रिजेक्टेड, 1 से कम रिजेक्टेड, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 100, इसके दरमियान में है तो एल्स पार्ट में उसने आना है, अदरवाइज तो उसने इधर ही पकड़े जाना है। छोटी होगी तब भी इनवैलिड, बड़ी होगी तब भी इनवैलिड, अगर इन बिटवीन है तो एल्स। और एल्स में भी 2 लेवल इंडेंटेशन करके, ये ट्रू होने के केस में, ये वाला 49 से बड़ा होने के केस में, और फेल कब? जब फॉल्स केस में, मतलब 49 से कम है। तो ग्रेटर देन 49 इज पास, लेस देन 49 और इक्वल टू 49 फेल। मैं मिसाल दे रहा हूं स्टूडेंट्स, मिस्टर शामिर 49 पे पास आएगा या फेल आएगा? 50 पे पास आएगा या फेल आएगा? ले जी, rewrite the algorithm to check the marks between 0 and 20 and pass mark of 10. कौन करेगा? जल्दी से क्या लिखना है? rewrite the algorithm to check for mark between 0 and 20 and pass mark of, ये देखो इसके अंदर क्या चेंज करूं, इस पूरे सूडो कोड के अंदर क्या चेंज करूं? लेस देन 0, ये क्या लिखा हुआ है? बिटवीन 0 एंड 20। भाई भाई, और मेरी बात सुन, और मेरी बात सुन, पहले तो आपने ये वैलिडेट करना है। इनवैलिड कौन सा होगा? जो 0 से कम होगा और 20 से ज्यादा होगा, इनवैलिड है। वो कह रहा है इसी एल्गोरिथम को दोबारा लिखो, टू चेक मार्क बिटवीन 0 एंड 20, और पास मार्क क्राइटेरिया क्या है? 10। इनवैलिड कब होगा? सोहेब छोड़ दे उसकी मालिश करना, पीछे के बैठ, पीछे। परसेंटेज मार्क्स 0 से लेस हो इनवैलिड, ग्रेटर देन 20 हो इनवैलिड। हो गया, ये चेंज मैंने कर दिया। और फिर अगर इन बिटवीन है, मिसाल के तौर पे नंबर है जी 12, यहां पे आपने क्या करना है? ग्रेटर देन कितने पे? 10। ये 10 लिखा हुआ है ना? 10 वाला पास है। अच्छा 10 वाला भी पास है तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो। 10 पे पास है, 10 पे पास है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। या एक काम करो, ग्रेटर देन यहाँ 9 लिख दो बस। हाँ, ये भी ठीक है, ग्रेटर देन 9 लिख दो या ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिख दो, दोनों केसेस में ओके। इतना इतना अच्छा नहीं है ये, ठीक हो गया? वो हेलो, इतनी हंसने वाली बात नहीं थी, इतनी हंसने वाली बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट केस, आपको याद है जब मल्टीपल चॉइसेस हो तो केस यूज करते हैं, और केस में यहाँ पे पता क्या किया गया है स्टूडेंट्स? ये किया है, ये देखो 1 के ऊपर क्या एक्शन करना है?
सुहेब 1 पे क्या एक्शन करना है, 2 पे एक्शन क्या करना है, 3 पे एक्शन क्या करना है, 4 पे एक्शन करना है, 1 पे प्लस करवाना है। क्या मैं इस टूडू को पूरा लिखता हूं। इनपुट num1, इनपुट num2, num3 किधर है, इनपुट चॉइस, चॉइस कहाँ से आ गई सर? ये चॉइस। आपने नंबर एंटर किया, अब जरा गौर से सुनिएगा, नंबर एंटर किया 2, इसमें नंबर एंटर किया 3, इसमें नंबर एंटर किया 1, क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा आउटपुट में? दरमियान में ये लाइनें लिखी हुई हैं। अच्छा जरा गौर कीजिएगा, फ्लो इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, इनपुट चॉइस, ये लाइनें दरमियान में है और आखिर में मैंने प्रिंट करवा दिया, एक सेकंड सबर इनपुट प्रिंट करवा दिया आंसर, प्रिंट करवा दिया आंसर। आंसर में क्या आएगा, ये सूडो कोड कंप्लीट है। नंबर 1 दिया, नंबर 2 दिया, चॉइस दी, चॉइस में अगर 1 देता हूं रिजल्ट क्या आएगा आंसर में, 0 1 सब प्लस माइनस माइनस प्लस का जो इनपुट्स दिए उनको देखो। ओहो चॉइस 1 दी, 1 के केस में क्या होना है, आंसर क्या आएगा 3 + 2 5, गुड। अगर मैं चॉइस 2 दे दूं, चॉइस अगर मैं 2 दे दूं आंसर क्या आएगा, 2 -3 -1। अगर मैं चॉइस 3 दे दूं आंसर क्या आएगा 6, गुड। 4 दे दूं आंसर क्या आएगा, ये 20 कर देता हूं। अब क्या आंसर आएगा, अगर मैं चॉइस 4 दूं 20 डिवाइडेड बाय 3, क्या हुआ, तो छोड़ यार माउस, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और एक और चीज मिस्टर शामिर, अगर मैं यहाँ पे 5 दे दूं आंसर क्या आएगा, एनी नंबर, हाँ। और भाई चॉइस में अगर मैं 5 दूंगा आंसर क्या आएगा, सिंपल मैं पूछ रहा हूँ। अदरवाइज प्लीज एंटर वैलिड चॉइस। अच्छा चॉइस 1 होगी तो आंसर क्या आएगा, प्लस नहीं आ रही ना समझ, दोबारा सुन, आ गया सर जी, दोबारा सुनो, क्या इसमें बात कर रहे हैं, इसमें मैं जरा गौर करना, दोबारा सुनो, जिसको समझ नहीं आई दोबारा से देखिएगा। नंबर 1 में मैंने जब कीबोर्ड के साथ एंटर किया वैल्यू दे दी मैंने 10, ठीक है, 10 मैंने असाइन कर दी, और यहाँ पे मैंने नंबर 2 में वैल्यू 2 असाइन कर दी, ठीक है। अगर चॉइस में स्टूडेंट्स ये ऑप्शन है, चॉइस में 1 दूंगा तो क्या होगा आंसर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आके ना मेरे सामने चीखा, चीख ही रहा था और क्या कर रहा था, अच्छा सॉरी कुछ शर्म करो यार, सर वो बोल क्यों मेरा दिमाग खराब करते हो। मैं अगर आपको बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, आप भी जरा थोड़ा सा सियाने बनो, जी सर ये कोई तरीका है क्लास में बोलने का, चीख नहीं रहा था और बस कर, फिर वही बात, सुकून से नहीं बोल सकते, आंसर मैंने जिससे पूछना है वो बताए, 12 12 12,
कोई तरीका है आपका? हद होती है यार। जब मैं आपसे शराफत से पेश आ रहा हूं, आप ही सुकून से बैठो। वो बच्चा बैठा हुआ है, उसकी तो मैंने कभी आवाज नहीं सुनी, जब पूछा है उसने तब बताया है। ये बच्ची आपके सामने बैठी हुई है, जरा आपको जरा यार जरा एहसास नहीं हो रहा? रोजाना एक ही लेक्चर। चॉइस अगर 1 होगी तो वो चॉइस की वैल्यू को टैली करेगा, जो कि 4 डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं चॉइस के अंदर। मल्टी चॉइस के लिए आपको बोला केस ऑफ यूज करते हैं। केस 4 केस हो सकते हैं। केस की वैल्यू, चॉइस की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। 1 के केस में आंसर डिफरेंट होगा, 2 के केस में आंसर डिफरेंट होगा, 3 के केस में आंसर डिफरेंट होगा, 4 के केस में आंसर डिफरेंट होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैंने दे दिया 5 के केस में ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, देन रिजल्ट क्या आएगा? अदरवाइज। हाँ, क्वेश्चन है, तरीके से पूछो, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूं। इस तरह चीखें मारोगे ना मुझे समझ आएगी ना आपको समझ आएगी। अदरवाइज कब होता है? अदरवाइज अगर आपके 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं दी जाए, वो अदरवाइज होता है। ऑप्शन क्या है चॉइस में? 4 ऑप्शंस क्या है? 1 2 3 4, नथिंग मोर, नथिंग लेस। 1 2 3 4 चॉइस में 4 वैल्यूज आ सकती हैं, 5वीं की गुंजाइश नहीं है। 5वीं अगर दोगे अदरवाइज है। मैं ए टाइप कर देता हूं अदरवाइज, मैं 7 टाइप कर देता हूं अदरवाइज, मैं 0 टाइप कर देता हूं, इसमें 0 कहीं है केस? नो। 0 पे भी अदरवाइज। कुछ भी इनपुट दूंगा अदरवाइज तब चलेगा अगर 4 ऑप्शन के अलावा दूंगा। 4 ऑप्शन में पहली ऑप्शन दूंगा अगर 1, तो उसने आंसर में क्या रिटर्न करना है? जो एक्शन किया गया, एक्शन किया गया देन में ये लिख। अच्छा, इस ऑपरेटर को बोलते हैं देन। ये कॉलम जो दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं देन। इन केस ऑफ 1 क्या उसने डू करना है? आंसर में स्टोर कर दे नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करके। सर नंबर 1 और नंबर 2 है क्या? एनी नंबर। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, मैंने कहा लेट्स सपोज आई इनपुट दिस नंबर एज ए 10 मैंने num1 में दिया और 2 num2 में दिया। मैं इसीलिए एग्जांपल के तो आपको समझा रहा हूं कि ऊपर मैंने आपको कोड लिख दिया कि 10 मैंने असाइन किया num1 में। आप बार बार आप पूछ रहे हो सर num1 क्या है? मैंने कहा एक नंबर है जो मैंने एंटर किया कीबोर्ड से 10, और नंबर 2 में मैंने क्या एंटर किया जनाब? 2। और चॉइस में मैंने एंटर क्या किया? मेरे पास 4 ऑप्शन है एंटर करने के लिए, इससे बाहर नहीं जाना मैंने। इससे बाहर जाऊंगा तो आपका अदरवाइज वाला केस चल जाएगा। 1 दूंगा, एक्शन क्या है? दोनों नंबर जो दिए गए हैं ऐड करके टोटल में या नंबर में स्टोर कर दो, सॉरी आंसर में स्टोर कर दो। वेरिएबल नेम इज आंसर। आंसर क्या होल्ड कर रहा है? उन दो वैल्यूज को टोटल कर रहा है। 1 के केस में सबट्रैक्ट कर रहा है, सेकंड अगर चॉइस होती है और थर्ड चॉइस अगर होती है तो मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं 4 दूंगा इनपुट चॉइस के अंदर, तो 4 के ऊपर क्या रिस्पॉन्स देना है? लास्ट वाला डिवाइड करना है जो भी वैल्यू है। अब सोनाली कहते हैं 5 इस तरह इसने कहा है 10/2 10/2 तो 5 आएगा। और अदरवाइज कब होगा? जब आप इन 4 केसेस के अलावा कुछ देते हो, 1 2 3 4 के अलावा कुछ अगर आप देते हो। अच्छा, आपको वेरी सिंपल वे में आपको कहा गया जी, यूज ए केस स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द डे ऑफ द वीक इफ द वेरिएबल डे हैज ए होल नंबर वैल्यू 1 and 7 इंक्लूसिव एंड एरर मैसेज अदरवाइज। मुझे बता सकते हो इसका सुडो क्या होगा? इसके अंदर मैं क्या चेंजेस करूं? मुझे 1 टाइप करने पे संडे आए, 2 टाइप करने पे मंडे आए, 3 टाइप करने पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इसके अंदर क्या चेंजेस करूं? ले जी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जनाब, मोहम्मद हनीफ बैठे हुए। अच्छा देखो, अभी अभी अली मैंने ये कहा कि आपने इसमें केस स्टेटमेंट को यूज करो। डे ऑफ द वीक आपने टाइप करना है। डे हैज ए होल नंबर एंड वैल्यू इज 1 and 7 बिटवीन। ठीक है, इसका मतलब यहां पे क्या करें स्टूडेंट्स? यहां पे क्या करें? 1 होगा तो आपको यहां पे वीक की वैल्यू क्या साइन कर दे? डे अगर 1 होगा तो नहीं, वीकेंड सैटरडे होता है तो संडे इज द फर्स्ट डे।
संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अगर डिस्टर्बेंस है तो मंडे कर लो, चलो आप जितना खुश, मंडे कर लो। और चल यार छोड़, 1 के ऊपर क्या रिटर्न करेगा? अगर डे की वैल्यू 1 एंटर करेंगे इट विल रिटर्न वीक में क्या आएगा? संडे। अगर 2 टाइप करूंगा तो वीक में स्टोर कर दे, असाइन कर दे क्या? स्ट्रिंग नेम इज ट्यूसडे। अगर मैं 3 टाइप करूंगा तो वीक डे क्या होगा? वेडनेसडे। और ये याद रखना, जब कभी आपने टेक्स्ट देना है कोर्स में देना है, कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप पसंद करो। पूरा लिखना है पूरा लिख दो। मैं सिर्फ इस टास्क को, इस एक्टिविटी को आपको बता रहा हूं कि डे का नंबर 1 से लेके 7 तक हो सकता है, और ये सब 7 के अलावा 7 पे क्या करना है? वीक की वैल्यू, वीक डे की वैल्यू क्या होगी जनाब? सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। अच्छा, अगर मैं 8 टाइप करूं देन इट विल प्रिंट क्या? एरर मैसेज। अदरवाइज केस में जो भी आपने एरर मैसेज देना है आउट ऑफ डे या जो भी आप यहाँ पे देना चाह रहे हो, आपने 8 के ऊपर कुछ नहीं आना, एरर 9 पे हुए कुछ नहीं आना, 1 और 7 के बिटवीन होना चाहिए नंबर। ये मैंने केस की पूरा सुडो लिख दिया डे के हिसाब से। ट्यूसडे, मंडे 1, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और फिर संडे। संडे सपोज मंडे इज 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3 और थर्सडे 4, 5, 6 एंड देन संडे 7। ठीक है, वीक नंबर सॉरी यहाँ पे संडे आएगा। 6 के ऊपर क्या आएगा? सैटरडे। 5 के ऊपर क्या आएगा? फ्राइडे। और इसी तरह पीछे थर्सडे, 4 के ऊपर, 3 के ऊपर, 2 के ऊपर, इस तरह या पूरा कंप्लीट कर देते हो। अच्छा जी, सूडो कोड फॉर, अब आज एक और चीज आपने सीख के जानी है, वो है सूडो कोड फॉर आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब क्या होता है? रेपिटेशन। व्हेन सम एक्शन परफॉर्म एज ए पार्ट ऑफ एल्गोरिथम नीड रिपीटिंग, जहां पे आपको रिपीटिंग रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड आइटरेशन। लूप स्ट्रक्चर आर, और इसके लिए एक लूप का स्ट्रक्चर आपको सीखना पड़ेगा आइटरेशन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे उसमें 3 चीजें आपने याद रखनी है लूपिंग के स्ट्रक्चर। नंबर 1 फॉर टू नेक्स्ट, दूसरा लूपिंग का स्ट्रक्चर कहलाता है रिपीट विद अनटिल, तीसरा लूपिंग का स्ट्रक्चर कहलाता है व्हाइल, डू एंड व्हाइल। ये 3 स्ट्रक्चर्स आपके लूप स्ट्रक्चर्स आपके डिफरेंट सूडोकोड में अवेलेबल हैं। अगर आपको बच्चों पेपर में आ जाए कि 3 डिफरेंट लूपिंग के स्ट्रक्चर्स बता दो, आप हो गए फॉर नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर, दूसरा रिपीट अनटिल के साथ, तीसरा व्हाइल, डू एंड व्हाइल के साथ। ये 3 डिफरेंट लूपिंग के स्ट्रक्चर सूडो कोड में आपको अवेलेबल हैं। तमाम प्रोग्रामर जो सूडो कोड में लिखते हैं और इसके दरमियान में जो लाइनें लिखी जाती हैं वो उतने टाइम रिपीट होंगी। वो कैसे रिपीट होंगी? इसमें एक आपका इंक्रीमेंटल पार्ट होगा, एक कंडीशन पार्ट होगा, एक आपका इनिशियलाइजेशन होगी। अब ये मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड। Pseudocode includes 3 different type of looping structure. मैंने बोल दिया 1, 2, 3 types. A set number of repetition. A set number of repetition. A repetition where the number of repeats is not known, that is completed at least once. अब ये तीनों के बारे में बताया गया है। ये स्टूडेंट, मैं जरा इसको क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को, और आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ। आपके पहला स्ट्रक्चर फॉर टू नेक्स्ट का कब चलता है? जब रेपिटेशन आपकी क्या हो? फिक्स हो। जब हाँ, मतलब 10 दफा चलाना है, 15 दफा चलाना है, 20 दफा चलाना है, वहां पे फॉर नेक्स्ट के साथ इस्तेमाल कर लेना। जब आपका रेपिटेशन का जो यूज है, रेपिटेशन अननोन हो, रिपीट्स इज नॉट नोन, हाँ, दैट इज कंप्लीटेड, और कम से कम इसका एक दफा चलाना जरूरी है। रिपीट अंटिल यूज करो। रिपीट अंटिल कब यूज करना है बच्चों? जब कम से कम उसके अंदर की स्टेटमेंट एक दफा चलानी हो। अब आपको ये सर ये क्या कह रहे हैं एक दफा चलानी? अभी बताता हूं। तीसरी रेपिटेशन जो कहलाती है आइटरेशन, उसका नाम है लूपिंग का स्ट्रक्चर व्हाइल, डू व्हाइल। ये कब यूज होती है? वेयर द नंबर ऑफ रिपीट्स इज नॉट नोन, दैट मे नेवर बी कंप्लीटेड। अब मैं आपको तीनों का फर्क बताने लगा हूं, इसको एक एक करके समझ लो, आपको इंशाल्लाह काम आएगा आज का लेक्चर। ऑल टाइप्स ऑफ लूप ऑल परफॉर्म द सेम टास्क। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेइंग 10 स्टार्स, ये एक लूपिंग का स्ट्रक्चर है जो आपको कहा जा रहा है। इसने पता क्या करना है?
आपके स्टार को 10 दफा प्रिंट करना है। ये आपका लगेगा फॉर्मूला फॉर काउंटर, काउंटर की वैल्यू फर्स्ट टाइम पता क्या होगी स्टूडेंट्स? 1। और क्या प्रिंट करना है? स्टार, कर दिया प्रिंट। अब नेक्स्ट दोबारा यहां पे जाएगा, काउंटर की वैल्यू में ऑटोमेटिक स्टेप 1 का होता है, ऑटोमेटिक होता है। फॉर में याद रखना आपको कोई जरूरत नहीं होती स्टेप वैल्यू बताने की, ऑटोमेटिक 1 का इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट टाइम ये काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, प्रिंट हो जाएगा दूसरी दफा स्टार। नेक्स्ट काउंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? अगला स्टार प्रिंट हो जाएगा। काउंटर की ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, चौथी दफा स्टार, पांचवी दफा स्टार, छठी दफा स्टार, सातवीं दफा स्टार, आठवीं दफा स्टार, नौवीं दफा स्टार। जब प्रिंट होगा 10वीं दफा स्टार प्रिंट नहीं होगा। ये याद रखना, ये स्टॉप होता है, इससे आगे नहीं जाता। फॉर की कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इसमें आप इसके लिए कुछ आपके पास इसमें 3 चीजें होती हैं। जब कभी आप लूप लगाते हो 3 चीजों का आपने ख्याल करना है। जो काउंटर लगा होता है, काउंटर एनी वेरिएबल हो सकता है, सी ले लो, काउंटर ले लो, आप कोई भी यहाँ पे आई ले लो, तो इसमें आपने जो भी वेरिएबल यूज करना है, इसकी 3 चीजें आप पे चलती हैं। एक होता है इसकी इनिशियलाइजेशन, इसकी इनिशियलाइजेशन की विद 1, जो कि आपने यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, याद रखिएगा। जब कभी लूप लगेगा इसके 3 हिस्सों का याद रखना। इनिशियलाइज, INIT, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन नंबर 1। इनिशियलाइजेशन मस्ट होती है। इसकी इनिशियलाइजेशन किसके साथ हुई है? 1 के साथ। नंबर 2 इसकी कंडीशन होती है, कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन। कंडीशन क्या है? इसने कब तक चलना है? जब तक ये 10 तक ना पहुंच जाए। कब तक चलना है? जब तक ये 10 तक ना पहुंच जाए। तीसरा इसके अंदर होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमारे केस में इंक्रीमेंट। और याद रखना फॉर में ऑटो इंक्रीमेंट होता है। फॉर में कोई बताने की जरूरत नहीं होती कि 1 का करना है, 2 का करना, बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है। आपको यहाँ पे फॉर का स्टेटमेंट अब मैं आपको दोबारा पूछने लगा हूं खत्म करके। किसी भी लूपिंग स्ट्रक्चर में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं? इनिशियलाइजेशन, काउंटर की वैल्यू इनिशियलाइज हुई विद 1। दूसरी, इसने कब तक चलना है, स्टॉप वैल्यू या कंडीशन क्या है? कंडीशन इज जब तक ये 10 ना हो जाए। बार बार चलाओ। क्या जो इसके अंदर स्टेप लिखा हुआ है, कितने स्टेप्स हैं इसके अंदर? जस्ट 1। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हमारे केस में भी 1 है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, क्या? स्टार प्रिंट कर दे। और तीसरा इसका पार्ट होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट फॉर में कहीं बताई नहीं जाती, ऑटो होता है। फर्स्ट टाइम 1 होगा, अगली दफा क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के ऊपर लूप नहीं चलता। दोबारा सुन लो, 10 अगर होगा, इसने जो इसके इनसाइड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर आप एग्जैक्टली 10 स्टार प्रिंट करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। अगर आप एग्जैक्टली 10 स्टार प्रिंट करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे 11 लिख दो, क्योंकि 10 पे चलेगा लूप, स्टार प्रिंट होगा। जब ये 11 होगा, 11 पे स्टॉप। अगर मैं आपको कहूँ 100 स्टार लगाने हैं तो 1 2 क्या होगा? 101 भाई। 100 पे 101 पे खत्म। एक दफा एक ज्यादा आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। और इसमें एक और स्पेशल चीज होती है, ऑटो। नेक्स्ट टाइम 1 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और स्ट्रक्चर देखते हैं लूपिंग का। ये तो हो गया फॉर के बारे में। अब रिपीट अंटिल के साथ सुन लो, ये क्या होता है। इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंट पाओगे। इसमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है मैन्युअली। फॉर में ऑटो, इसमें लिखना पड़ता है काउंटर में काउंटर ऐड करो 1 का। फॉर में कहीं देखा इसकी स्टेटमेंट? नो। इसीलिए बोला था फॉर में ऑटो होता है बाय डिफॉल्ट। एक ऐड खुद ही करता है, नेक्स्ट टाइम जब जाता है 1 ऐड ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें रिपीट अंटिल अगर आप लूप का स्ट्रक्चर यूज करते हो, काम इसने भी वही करना है, स्टार प्रिंट करना। लेकिन इसमें एक चीज इजाफी है, बल्कि 2 चीजें नजर आ रही हैं, बल्कि 3 चीजें नजर आ रही हैं। इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन आपने रिपीट से पहले ही कर देना है उस वेरिएबल को। जबकि यहां पे क्या हो रहा है? यहां इनिशियलाइजेशन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है?
इसमें आपने रिपीट का स्ट्रक्चर अंटिल के साथ जब इस्तेमाल करना है, दरमियान में दो स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट ने बार बार चलना है, रिपीट और अंटिल के दरमियान की स्टेटमेंट ने बार बार चलना है। क्या करेगा? प्रिंट करेगा स्टार, हो गया जनाब। काउंटर में एक ऐड किया, हो गया जनाब। काउंटर की वैल्यू 0+1, इसमें क्या आ गया? 1। काउंटर की वैल्यू को चेक किया जा रहा है, क्या ये ग्रेटर देन 9 हो गया? 1 क्या ग्रेटर देन 9 होता है? नहीं। जब तक ये ग्रेटर देन 9 नहीं होगा, रिपीट, और सेकंड टाइम फिर स्टार प्रिंट होगा यहां पे आके, और यहां पे आके अब क्या होगी वैल्यू? 1+1 2, 2 इज ग्रेटर देन 9, नो। फिर रिपीट, फिर प्रिंट हो गया ये। फिर 5 6 7 8 9, कितने स्टार हो गए? 2 2 4 2 6 7 8 9, 9 स्टार प्रिंट हो गए। ठीक है, और मुझे बता सकता है 9 स्टार प्रिंट करने पे काउंटर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 9 स्टार अगर प्रिंट हो गए, और एक चीज याद रखना, इससे स्टार्ट हुआ 0 से, ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये एक स्पेशल चीज है। 8+1 चले, 8 हो गई। 8+1 क्या हो गया? 9। 9 पे कंडीशन इज स्टिल फॉल्स, 9 स्टार ये प्रिंट हो गया। और काउंटर में एक दोबारा से जब आया, 9+1 क्या हो गया? 10। कब तक? जब तक काउंटर की वैल्यू बड़ी ना हो जाए। बड़ी हो गई, 10 इज ग्रेटर देन 9, ये लूप खत्म, ये लूप खत्म। इस लूप में भी आपने 3 चीजें नोट की होंगी। इनिशियलाइजेशन होती है काउंटर की, इसमें इनिशियलाइजेशन आपने रिपीट की स्टेटमेंट से पहले कर देनी है काउंटर की। फॉर में स्टेटमेंट इनसाइड होती है इनिशियलाइजेशन काउंटर की, इसमें रिपीट से पहले वाला जो आपका होगा लाइन, उसमें आपने इनिशियलाइजेशन काउंटर की कर देनी। काउंटर यूज होता है लूप को कंट्रोल करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, काउंटर। और इसमें दूसरी चीज इंक्रीमेंट, वो सॉरी तीसरी चीज है, दूसरी चीज होती है कंडीशन। कंडीशन अगर गौर करो, कंडीशन इसने टेस्ट हुई है बॉटम पे, इसलिए अगर आप गौर करो, मैं अगर आपको ये कहता हूं यहां पे वैल्यू मैं दे देता हूं 10, क्या इसने एक दफा भी चलाना है? ये बड़ा ना 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 ना, यहां पे मैं अगर 10 कर देता हूं, क्या इसने एक बार स्टार प्रिंट करेगा? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्यों नहीं करेगा? जब वो यहां पे आया ना, यहां पे उसने स्टेटमेंट को पढ़ा, स्टार लगा दिया, काउंटर में एक ऐड हुआ, 10+1 कितना हो गया? 11। 11 इज ग्रेटर देन 9, खत्म हो गया। दूसरा नहीं होगा, पहला हो गया। भाई मेरे, ये ऐसा लूपिंग का स्ट्रक्चर है, जरा गौर कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। रिपीट अंटिल एक ऐसा लूपिंग का स्ट्रक्चर है, इसने कंडीशन हो, ट्रू हो ना हो, इसने एक दफा चलाना ही चलाना है। क्या लिखा हुआ था, आपने गौर नहीं किया? ये देखो, अब पढ़ो जरा इसको। रिपीट अंटिल कब यूज करते हो? ए रिपीट रेपिटेशन वेयर द नंबर ऑफ रिपीट्स इज नॉट नोन, दैट इज कंप्लीट एटलीस्ट वंस। चाहे कंडीशन, क्योंकि कंडीशन चेक होती है नीचे, सीक्वेंस के साथ आया, कंडीशन नहीं चेक हुआ नीचे, उसे ब्रेक कर दिया, लेकिन एक दफा तो चला ना। क्या लिखा हुआ है जो दायरे में लिखा हुआ है? एटलीस्ट वंस। ये ऐसा लूपिंग स्ट्रक्चर है जिसमें लूप कम से कम एक दफा जरूर चलता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए ना बोर्ड के पेपर में, आपके कैम्ब्रिज के पेपर में, कोई लूपिंग का ऐसा स्ट्रक्चर बताओ जो कम से कम एक दफा चलता है, एटलीस्ट वंस। इतने आसान सवाल पूछिए। लेकिन अभी बताने से पहले ये आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी, बताने के बाद आसान हो गया ना। रिपीट अंटिल, रिपीट अंटिल आप तब यूज करते हो जब आपने कम से कम एक दफा चलाना हो। क्यों? इसमें कंडीशन चेक होती है पोस्ट, एक होती है प्री, एक होती है पोस्ट। पोस्ट कंडीशन मतलब बॉटम पे चेक हो रही है। कंडीशन ने कहां पे अपनी जो है वो प्रेजेंस शो की? नीचे। भाई ये चली स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन, 20 पे भी एक दफा चलना है, मैं कहता हूं 1000 भी हो एक दफा चलना है इसने। एक स्टार क्यों? हाँ, एक स्टार तो प्रिंट होगा। क्यों? कि नीचे जाके उसने कहा अंटिल, फिर ब्रेक हो गया। उसने एंट्री पॉइंट के ऊपर कुछ नहीं पूछा जा रहा, ये समझ लो गेट के ऊपर एंटर हो गए, गार्ड खड़ा है, गेट पे एंटर होना फ्री है, गेट पे एंटर होना फ्री है, समझ लो लूप में जाना कोई मसला नहीं, कोई चेक नहीं है वहां पे। एग्जिट पे चेक लगा हुआ है, हालांकि बेवकूफ है वो, एंट्री पे चेक होना चाहिए।
एग्जिट पे ऐसा चाहिए इतना मान ही नहीं रखता। अच्छा, एग्जिट पे चेक किया जिसे बोलते हैं प्री। अच्छा, ये इसे बोलते हैं पोस्ट। और एक और लूपिंग स्ट्रक्चर जो थर्ड वाला है, ये देखो, ये है वाइल टू एंड वाइल, थर्ड वाला। इसमें अगर आप गौर करो, इसमें भी तीन चीजें हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर, कंडीशन इज देयर और इंक्रीमेंट इज हेयर। तो मैंने आपको लूपिंग में तीन चीजें बताई थी कि नहीं? तीनों में एक चीज कॉमन है, इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर। सो हियर इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर कौन सी स्टेटमेंट है बताओ इनमें से? ये जो मैंने काउंटर, ये काउंटर है जो सबसे ऊपर वाली, ये इनिशियलाइजेशन है। कंडीशन मिस्टर शामिर आप बताओ कौन सी इसमें से कंडीशन है? नीचे वाली। एग्जैक्टली बोल के वर्ड बोलो उसके। व्हाइल काउंटर इज लेस देन 10 इज कंडीशन। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहां हो रहा है हाथी? क्या लिखा हुआ है उसमें? काउंटर में साइन किया गया काउंटर प्लस 1। इसका मतलब लूपिंग स्ट्रक्चर फॉर का हो, लूपिंग स्ट्रक्चर रिपीट अंटिल का हो, लूपिंग स्ट्रक्चर डू वाइल डू एंड वाइल का हो। तीनों में एक चीज मुश्तरक है, वो क्या है? इनिशियलाइजेशन काउंटर की। नंबर 2, कंडीशन भी एग्जिस्ट करती होगी जो उस लूप को ब्रेक करेगी। अगर कंडीशन ही नहीं होगी तो चलता जाएगा। कंडीशन कहीं ना कहीं तो चेक पोस्ट होगी ना चेक करने के लिए। और तीसरी इंक्रीमेंट, ये जरूरी है। और इससे ये तीनों असल में लूपिंग के तीनों स्ट्रक्चर एक ही काम कर रहे हैं। क्या? स्टार को प्रिंट कर रहे हैं। कितनी बार? 10 बार। लेकिन ऊपर वाले में एक मसला है जो कि उसने पता नहीं दानस्ता तौर पे वो कर दिया। उसमें 10 स्टार प्रिंट नहीं होंगे, उसमें 9 होंगे। इसको 10 स्टार प्रिंट करने के लिए अगर ये कर लेता ना, ये 10 ही होते। 0 से स्टार्ट करता ना, 9 तक 10 हो जाते। क्लियर है? इसमें एक मिस्टेक है, टाइपो मिस्टेक है बुक के अंदर। अगर 10 8 प्रिंट करने हैं फॉर में, या तो उसको 11 करो या स्टार्टिंग वैल्यू को 0 करो, देन इट्स ओके। रिपीट अंटिल वाला स्ट्रक्चर आपने नोट कर लिया। और वाइल काउंटर, अच्छा, सेकंड वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोस्ट टेस्ट, पोस्ट कंडीशन। कंडीशन कहां चेक हुई है? बाद में, इसलिए बोलते हैं पोस्ट कंडीशन चेक। कौन सा स्ट्रक्चर है? रिपीट अंटिल वाला। और प्री में क्या होता है? जो आपका वाइल डू एंड वाइल वाला, ये प्री चेक है। प्री कंडीशन चेक पहले होती है, एक में कंडीशन चेक बॉटम पे होती है। अब कौन सा स्ट्रक्चर आपको कहा जा रहा है आपकी सोल्यूशन के लिए, वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उसको फोकस किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल प्री, बिल्कुल प्री, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। अगर मैं इसमें एक काम करूं, आपसे पूछता हूं, आपने जो क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा कि क्वेश्चन किया है। अगर मैं यहां पे ये लाइन लिख दूं, काउंटर में 10 असाइन कर दूं, क्या ये लूप एक दफा भी चलेगा? नहीं। क्यों? कि काउंटर में कहा गया स्टॉप वैल्यू इज 10। इसने एक दफा भी नहीं चला। गलत है। आपने जो कहा है, जो मैंने बताया, गलत है। तो इसमें इनिशियलाइजेशन यहां होती है, ये जरूरत ही नहीं होती इस लाइन की। इनिशियलाइजेशन, ये पहली जो लाइन लिखी हुई ना, ये इनिशियलाइजेशन का है। 0 से इनिशियलाइज होना है या 1 से होना है। और इसे कब तक जाना है? जब तक ये 10 ना हो जाए। ये अगर लाइन लिखूं ना लिखूं, इसने कोई असर नहीं कोड पे डालना है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट इसमें यहां पे होता है। अगर वो 10 था भी, अब वो 0 हो गया। किसको मेरी बात समझ नहीं आई? इनिशियलाइजेशन पहले हिस्से में होती है। 2 में जो अगला नंबर होता है वो आपका स्टॉप वैल्यू होती है। और इसमें इंक्रीमेंट क्या होता है? ऑटो होता है। जबकि रिपीट अंटिल में और वाइल डू एंड वाइल में आपको लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। फॉर में ये क्या होता है? ऑटो। समझ आइए? और इसमें आपको क्या बताया गया, बस आखिर ये 5 मिनट है, जरा गौर कीजिएगा। ये आपको मोस्ट एफिशिएंट वे कौन सा होता है प्रोग्रामर्स के लिए? टू राइट दिस टाइप ऑफ टास्क एज लूप काउंटर इज ऑटोमेटिकली
एफिशिएंट मतलब कोड कम लगा, काम वही हो गया। इसमें एक लाइन अगर आप देखो नहीं लिखी जाती, काउंटर +1 नहीं लिखी जाती, मतलब लाइन ऑफ कोड एक कम हो गया ना। बाकी में आपकी 4 कोड है तो इसमें सॉरी 4 लाइन है, उसमें 3 लाइनों में काम हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है, मोस्ट एफिशिएंट वे फॉर प्रोग्रामर्स। क्यों? इसमें इंक्रीमेंट ऑटो मैनेज्ड होता है। अब आप देखो, अगर आपको कहा जाए कि स्टूडेंट्स बताओ इसमें से लूपिंग स्ट्रक्चर या आइटरेशन जो आप परफॉर्म करते हो मोस्ट एफिशिएंट मेथड तीनों में से कौन सा है, और उसकी रीजन भी बताओ, ये लाइन आंसर है उसका। कोड इज एफिशिएंट, मोर स्मार्ट एज कंपेयर टू अनदर 2 आइटरेशन वैल्यूज। स्मार्ट भी है, एफिशिएंट भी है, और ऑटो मैनेज्ड की वजह से ऐसा है। रीजन क्या है? लूप काउंटर इज ऑटोमेटिकली मैनेज्ड, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, फॉर टू नेक्स्ट लूप, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया, हालांकि मैंने सारी चीजें बता दी हैं, सिर्फ आप या को कनेक्ट करने के लिए टेक्स्ट के साथ पढ़ा रहा हूं। ए वेरिएबल इज सेटअप विद ए स्टार्ट वैल्यू एंड एन एंड वैल्यू, ऐसा ही है। फॉर काउंटर 1 to 10, ऐसा ही था ना वो लाइन, यही स्टार्ट वैल्यू बता दी गई, एंड वैल्यू बता दी गई। The variable is incremented in step of 1 until the end of value is reached and the iteration finishes, तब तक 1 ऑटोमेटिक ऐड करता रहता है। ये आपकी एक ही लाइन को डिस्क्राइब किया गया ये 3 लाइनों में, ठीक है। The variable can be used within the loop so long as its value is not changed. This type of loop is very useful for reading values into list with a known length. अब ये देखो, ये एक लूपिंग का स्ट्रक्चर काउंटर के साथ। दोबारा से आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल, ये मैसेज आएगा, क्या आएगा मैसेज? एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। ये प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? जो आउटपुट के अंदर लिखा हुआ है, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है जी। इनपुट स्टूडेंट नेम, ये वेरिएबल है, और इसके अंदर फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी? 1 पे मैं मिस्टर हारून का नाम लिख दिया, इनपुट कर दिया हारून, एंटर। दोबारा से लूप चलेगा, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, हारून 1 पे एंटर हो गया, हाँ जी 2 पे मिस्टर अली का हो गया प्रिंट। फिर आएगा एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। इस लूप पे कितनी बार चलना है? 9 बार। 10 बार अगर आप इसे 0 कर दो या उसको 11, फिर 10 बार जरूर चलेगा। इस तरह मैं 10 स्टूडेंट का नाम स्टोर कर सकता हूँ। सिर्फ 3 लाइनें लिखने से मेरा काम हो गया, मैं 10 स्टूडेंट का नाम स्टोर कर सकता हूँ। कैसे? ये स्टोर कैसे होगा? इसको ये स्टोर करेगा कुछ इस तरह, ये देखो, ये एक बॉक्स बना दिया, ये 1 में मिस्टर हारून की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसका नाम क्या है? इसको अरे बोलते हैं। अरे का नाम क्या है? स्टूडेंट नेम। इसके इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर हो जाएगा मिस्टर हारून, इंडेक्स नंबर 2 पे मिस्टर अली, इंडेक्स नंबर 3 पे मिस्टर शामिर, इंडेक्स नंबर 4 पे मिस्टर सुहेब, मिस्टर हादी, मिस्टर हमजा किधर? हमजा किधर है? छोड़ गया? क्यों? खैरियत है? वो ज्यादा पढ़ गया मुझसे। अच्छा, और इस तरह ये आपने 10 वैल्यूज 10 जगह पे एक ही वेरिएबल के नाम क्या है? स्टूडेंट नेम, और उसके इंडेक्स वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से अगर शुरू करेंगे तो 10 हो जाएंगे क्या? और ये हो गया जी, टाइम इज ओवर। कल क्या दिन है? कल जुमेरात है, कल इंशाल्लाह छुट्टी वुट्टी कोई नहीं है, और इंशाल्लाह कल मैं अगला स्ट्रक्चर की एग्जांपल समझाऊंगा। ले जी, बहुत शुक्रिया।